हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके जो टॉप 50 एमसीक्यूज़ हैं। ये सेक्शन आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा बिकॉज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस अंडर कंडीशंस ऑफ। सो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं हमारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैरसिटी, अबंडेंस, सरप्लस। तो इकोनॉमिक्स जो है ये आपकी स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के सिचुएशन में लोग कैसे चॉइसेस चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी क्या करता है? द इकोनॉमी एज अ होल कंप्लीट इकोनॉमी को स्टडी करता है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के यूनिट के बिहेवियर को स्टडी करता है, इंटरनेशनल ट्रेड स्टडी करता है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास इकोनॉमिक्स हमारी दो सेक्शन में डिवाइडेड है, एक होती है माइक्रो और एक है मैक्रो। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये आपका इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करता है। उसी जगह जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपका इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। और इकोनॉमी एज अ होल कौन स्टडी करता है? ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ऑप्शंस है हमारे, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग रिसोर्सेज, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ वन चॉइस इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, और नेक्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ये होती है आपकी द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ वन चॉइस इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये होती है आपकी ओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड। ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मतलब जो इकोनॉमिक्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आता होगा, ये कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि बाकी चीज़ें इक्वल रहने पे डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिमांड डिक्रीजेस विथ प्राइस इंक्रीजेस। जब डिमांड डिक्रीज होती है तब प्राइस इंक्रीज होता है। दूसरा ऑप्शन है डिमांड इंक्रीजेस विथ प्राइस इंक्रीजेस। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज होता है। थर्ड ऑप्शन है डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। और फोर्थ ऑप्शन है प्राइस एंड डिमांड आर अनरिलेटेड, दोनों रिलेटेड होते ही नहीं हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो उस गुड की होती है या डिमांड जो होती है उस गुड की वो कम हो जाती है। तो इसमें ये ऑप्शन ये सिचुएशन कौन से ऑप्शन में मैच हो रही है कि प्राइस बढ़ जाता है। लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड डिक्रीजेस। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिमांड डिक्रीजेस विथ प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक गुड। इन चार ऑप्शन में से कौन सा पब्लिक गुड का एग्जाम्पल है? ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल डिफेंस, वीट, मेडिसिन। तो पब्लिक गुड सबसे पहले तो कौन से गुड होते हैं? पब्लिक गुड वो गुड या फिर कमोडिटी या फिर सर्विस होती हैं जो सोसाइटी का हर मेंबर यूज़ कर सकता है बिना किसी इस टेंशन के कि ये पर्टिकुलर सर्विस आपकी रिड्यूस हो जाएगी या ये अवेलेबल नहीं होगी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो यहाँ पे अब आप करेक्ट आंसर गेस करो, मतलब ट्राई करो एक बार गेस करने का। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है नेशनल डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी। ये यूज़ करने पे पब्लिक सोसाइटी के यूज़ करने पे कम नहीं होगी कभी। ठीक है, अब जो है ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए कितने टाइप ऑफ गुड्स होते हैं। एक तो पब्लिक गुड जो अभी आपने इस क्वेश्चन में देख लिया, एक होता है आपका प्राइवेट गुड,
एक होता है आपका कॉमन रिसोर्सेज और एक होते हैं आपके क्लब गुड्स। तो ये 4 कैटेगरी में गुड्स डिवाइडेड है, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड्स, कॉमन रिसोर्सेज एंड क्लब गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया? कौन सा इंस्टीट्यूशन नेशनल इनकम एस्टिमेट इंडिया का प्रिपेयर करता है? ऑप्शन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, सीएसओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक बार सबका काम देख लेते हैं कि व्हाट वर्क दे डू। तो आरबीआई क्या काम करती है? ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है और क्या करती है, आपका रेगुलेट करती है कंट्री का बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इनोवेशन को ये प्रमोट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपकी जितने भी आपके टैक्स होती है, जैसे अभी जो ये बजट्स पास होते हैं आपके, टैक्स हो गया, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ये सारी चीज़ें आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती हैं। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे श्री रामास्वामी चिट्टी कंडसिमी षणमुखन चिट्टी, ये इनका पूरा नाम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आप स्टार्टिंग का नाम प्लीज याद रखना, श्री रामास्वामी चिट्टी कंडसिमी षणमुखन चिट्टी, आप इतना याद रख लेना, श्री रामास्वामी। अब इसका जो आंसर है वो है कि जो ऑप्शन हमने डिस्कस नहीं किया है, विच इज नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय सीएसओ विच इज नाउ एनएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और अब एनएसओ हो गया है तो इसका फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बस सी और एन का चेंज हो गया है, रेस्ट स्टैटिस्टिकल, सॉरी स्टेशनल लिख दिया मैंने, सॉरी स्टैटिस्टिकल बाकी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर? इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कौन सा है? ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, माइनिंग। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो है आपका एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। माइनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि लार्जेस्ट कोल माइन इंडिया का कहाँ पे है? लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया कहाँ पर है? तो वो है आपका कौन से स्टेट में है? ये है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में। और उस कोल माइन का नाम क्या है? उस कोल माइन का नाम है गिवरा ओसी माइन, सॉरी गिवरा ओसी माइन। ये लार्जेस्ट कोल माइन है इंडिया की, जो कि है छत्तीसगढ़ स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर ऑफ इंडियाज जीडीपी कैलकुलेशन? इंडिया का जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर किस ईयर को कंसिडर किया गया है? तो सबसे पहले तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू होती है फिनिश्ड गुड्स और उनकी सर्विसेज की, जो कि कंट्री में बनाई जाती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब जो बेस ईयर है इंडिया के जीडीपी कैलकुलेशन के लिए वो है आपका 2011 से 12, ऑप्शन नंबर बी। जीडीपी का फुल फॉर्म भी याद रखना प्लीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स या फिर ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं विद इन कंट्रीज बाउंड्री, प्रोड्यूस्ड विद इन। कई बार वो डेफिनेशन देके भी ट्रू फॉल्स पूछ लेता है ना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, विद इन कंट्रीज बाउंड्री इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी इसमें स्पेसिफिक है, इन स्पेसिफिक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन 5 ईयर प्लान? 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से इंडियन 5 ईयर प्लान का आर्किटेक्ट किसको माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस। तो आपका जो
इंडियन 5 ईयर प्लान का जो आर्किटेक्ट है जिनको बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस। और इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट फाइंड किया था? इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाइंड किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने ही फाइंड किया था। और जो ये आपका इंडियन 5 ईयर प्लान है, ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर में डिवाइडेड है। तो जो पीसी महालनोबिस मॉडल जो इन्होंने प्लान फाइंड किया था, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जिसकी ड्यूरेशन थी 1956 टू 1961। मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। ये तो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान डिस्कस कर लिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की क्या ड्यूरेशन थी? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 1951 टू 56। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? इसके आर्किटेक्ट थे के.एन. राज। सेकेंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट थे पीसी महालनोबिस। महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। उसी के साथ साथ ये फाउंडर थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। और थर्ड 5 ईयर प्लान, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका ईयर है 1961 टू 66। ठीक है। इसी के साथ साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, he is known as father of Indian Constitution, father of Indian Constitution। इसी के साथ साथ महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी, in India is based on the principle of, GST in India is based on which principle? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। तो जो आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इंडिया में जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। एक सर्टेन अमाउंट, एक ऐसा रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ अमाउंट देती है कमर्शियल बैंक्स को। ऑप्शन नंबर 2 है, रेट एट विच बैंक्स लेंड टू द आरबीआई। एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जिस पे बैंक मनी लेंड करती है आरबीआई को। थर्ड ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट। और फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव। तो रेपो रेट जो होता है आपका, ये होता है एक ऐसा रेट जिस पे आरबीआई पैसा देती है कमर्शियल बैंक्स को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आईएमसी इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है? ऑप्शन है सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, नीति आयोग। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है आपका सेबी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्या काम करती है नाबार्ड? पहला, रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में रेगुलेट करती है। सेकंड ऑप्शन, सुपरवाइजिंग कोऑपरेटिव बैंक्स को गाइडेंस करना, सुपरवाइज करना, मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड करना। और फोर्थ, मैनेजिंग इन्फ्लेशन मैनेज करती है। तो सबसे पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ साथ नाबार्ड का प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब नाबार्ड जो है ये आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय CRR, कैश रिजर्व रेशियो से क्या इन ऑप्शंस में से क्या बेटर डिफाइन होता है? ऑप्शन नंबर 1, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट कीप विद RBI, एक सर्टेन परसेंटेज डिपॉजिट का जो बैंक को RBI के पास रखना चाहिए। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स लेंड टू बोरोवर्स, एक ऐसा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है जो बैंक बोरोवर्स को देते हैं। फंड बैंक इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक ऐसा फंड जो बैंक इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और नन ऑफ द अबव। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है या आपका ये परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होता है जो बैंक को RBI के पास रखना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज FDI स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन, फॉरेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिस्कल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो FDI जो है ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जो कोई फर्म या फिर इंडिविजुअल करता है किसी कंट्री के बिजनेस पे, और जो कि किसी डिफरेंट जगह पे किसी डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। FDI, अब जो ये FDI है ये डिफरेंट पार्ट्स की भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 तरीके की FDI होती है, 3 टाइप्स ऑफ FDI। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वन इज वर्टिकल, एंड थर्ड वन इज कॉन्ग्लोमेरेट। और FDI का फुल फॉर्म जो करेक्ट है इन तीनों में से वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है द गैप बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जो गैप होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट जितना बोरो करती है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। एक्सेस रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रेवेन्यू होना, क्या उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है ये गैप होता है बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट, द गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच टैक्स इज लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, इनमें से कौन सा टैक्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लिवाई करती है? इनकम टैक्स, GST, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो जो टैक्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट लिवाई करती है वो है ऑप्शन नंबर प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपके इनकम टैक्स हो गया और एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये दोनों आपके टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आपका जो GST है या एक तरीके का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भी हमने पीछे डिस्कस भी किया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट इज यूज्ड व्हेन, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट टर्म है ये कौन सी सिचुएशन में यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज, जब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है तब डिसइन्वेस्टमेंट यूज किया जाता है। द गवर्नमेंट रिड्यूसेज इट्स स्टेक इन PSU, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स स्टेक्स PSU में रिड्यूस कर देती है। प्राइवेट कंपनीज बाय गवर्नमेंट एसेट्स, जब प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट एसेट्स परचेज करती है तब, और नन ऑफ द अबव। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट टर्म है ये यूज़ किया जाता है जब गवर्नमेंट अपने स्टेक रिड्यूस कर देती है PSUs में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द यूनियन बजट, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है यूनियन बजट को अप्रूव करने के लिए? ऑप्शन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, RBI। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए, आप गेस करो, 1 सेकेंड ले लो टाइम, फिर हम डिस्कस करते हैं। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? पार्लियामेंट अप्रूव करता है आपके यूनियन बजट को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम्स एम्स टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू रूरल वर्कर्स इन इंडिया, कौन से प्रोग्राम के अंडर ये मेंशन है, रिटन है कि मिनिमम वेजेस तो रूरल वर्कर्स को इंडिया में दिए ही जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा, ऑप्शन नंबर सी, PM किसान योजना, ऑप्शन नंबर डी, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये जो मिनिमम वेजेस है जो रूरल वर्कर्स को इंडिया में दिए ही जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा स्कीम में मेंशन है, और इसका फुल फॉर्म है महात्मा
गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है? WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, IMF। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट जो है आपका वो है ADB। ADB इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ नंबर ऑफ विच ट्रेड ब्लॉक, सॉरी इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ट्रेड ब्लॉक। इंडिया कौन से ट्रेड ब्लॉक की मेंबर है? ऑप्शन एशियन, शार्क, नाफ्टा, EU। तो इंडिया जो है ये आपकी ट्रेड ब्लॉक है, ऑप्शन नंबर बी शार्क की। इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है और इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये शार्क का फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश कब हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। उसी के साथ साथ इसके अंडर कितनी कंट्रीज़ आती हैं? इसमें 8 कंट्रीज़ आती हैं। और वो 8 कंट्रीज़ कौन सी हैं? एक तो हो गई अफ़गानिस्तान, एक हो गई बांग्लादेश, एक हो गई भूटान, द नेक्स्ट वन इज़ इंडिया, द नेक्स्ट वन इज़ नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड लास्ट इज श्रीलंका। तो ये आपकी 8 कंट्रीज़ हैं। हाँ, 8 कंट्रीज़ हैं जो शार्क के ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में हैं। और फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसी के साथ साथ ये मेंबर है आपकी ट्रेड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेंसी इज यूज्ड एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। कौन सी करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी की तरह यूज़ की जाती है? ऑप्शन है यूरो, येन, US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। तो ये आपकी यूज़ की जाती है US डॉलर एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन करेंसी वैल्यू, करेंसी वैल्यू में इंक्रीज होना। ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन इन करेंसी वैल्यू अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में करेंसी वैल्यू डाउन हो जाना। एक ऑप्शन नंबर सी फिक्सिंग करेंसी वैल्यू, किसी भी करेंसी वैल्यू को फिक्स कर देना। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी का मतलब होता है करेंसी वैल्यू को रिड्यूस कर देना अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन सा है? USA, चाइना, UAE, जापान। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का इन द ईयर 2023-24 इट इज़ ऑप्शन नंबर बी चाइना। ये 2023-24 और जो आपका 2022-23 में भी चाइना था और 2023-24 में भी चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विद द इनविजिबल हैंड थ्योरी। कौन सा इकोनॉमिस्ट इनविजिबल हैंड थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, डेविड रिकार्डो। तो इट इज ऑप्शन नंबर 1 एडम स्मिथ इज एसोसिएटेड विद द इनविजिबल हैंड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज GDP। इंडिया की GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है?
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, माइनिंग। हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड था शायद, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी माइन इंडिया में कौन से स्टेट में है। सो इट इज़ इन छत्तीसगढ़। और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी को, वो है ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इंडिया के जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट करता है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? ऑप्शन ए लो इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी मॉडरेट इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी एक्सट्रीमली हाई एंड अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन, एंड ऑप्शन डी इज नेगेटिव इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली हाई एंड अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड अपॉन? HDI ये कौन सी चीज़ पे बेस्ड है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, ऑप्शन बी एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इनकम, ऑप्शन सी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिटरेसी, ट्रेड बैलेंस एंड जीडीपी। तो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, ये आपका एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इनकम पे बेस्ड है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव इन नेचर? इनमें से कौन सा टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव होता है नेचर में? इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। तो अभी हमने पीछे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक्साइज और इनकम या इनकम टैक्स ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है, और जीएसटी आपका एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। और क्वेश्चन है हमारा, विच टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव इन नेचर? तो जो टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज इनकम टैक्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज फिलिप्स कर्व? फिलिप्स कर्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन। फोर्थ ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई। तो फिलिप्स कर्व जो है आपका, ये आपका रिलेशनशिप है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज ऑप्शन नंबर बी। किसके बीच का रिलेशन है ये रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? इनमें से किस इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में? ऑप्शन रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, अरविंद सुब्रमण्यन। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला था अमर्त्य सेन को, ऑप्शन नंबर बी, इन द ईयर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? कौन सा सेक्टर इनमें से लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में? रेजिडेंशियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये सबसे बड़ा कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है इंडिया में? विच इज़ अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स। तो आपका इनकम टैक्स जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है इंडिया में, जो कि कौन सी गवर्नमेंट लिवाई करती है? इसको लिवाई करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच टॉक्स अबाउट इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मॉनेटरी पॉलिसी डील विद? मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी चीज़ों के साथ डील करती है? गवर्नमेंट टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, ट्रेड पॉलिसी, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये डील करती है इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई के साथ, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इनमें से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप नहीं है वो है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन से ईयर में इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है? 2014, 15, 16, 17। तो इंडिया में जीएसटी आपका इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2017।
नेक्स्ट, व्हाट डज करेंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी में करेंट अकाउंट क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड नन ऑफ द अबव। तो जो करेंट अकाउंट बीओपी में होता है ये आपका इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन इंक्रीजिंग बैंक प्रॉफिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रमोटिंग कैशलेस ट्रांजैक्शंस या फिर रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। तो जो आपकी PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the Bretton Woods conference known for? BWC is known for option founding of WTO, option number B founding of IMF and World Bank, option number C creation of United Nations, option number D formation of European Union। तो ब्रिटॉन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है ये जानी जाती है IMF और वर्ल्ड बैंक की फाउंडिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट डज CPI मेजर? CPI क्या मेजर करता है? ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन एट द होल सेल लेवल, और थर्ड ऑप्शन है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, और फोर्थ ऑप्शन है एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो CPI जो है आपका ये आपका मेजर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, और CPI का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स डिमांड इलास्टिसिटी? इनमें से कौन सी चीज़ डिमांड इलास्टिसिटी को इफेक्ट करती है? ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, नेचर ऑफ गुड्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपकी डिमांड इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है वो है ये तीनों चीज़ें, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, नेचर ऑफ गुड्स। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी याद रखना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब मेजर किया जाता है चेंज इन डिमांड को किसी गुड या सर्विस के लिए, और इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिग्रेसिव टैक्स? इनमें से कौन सा रिग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है? ऑप्शन इनकम टैक्स, उसके बाद है GST ऑन लग्जरी आइटम्स, कॉर्पोरेट टैक्स, नन ऑफ दी अबव। तो जो रिग्रेसिव टैक्स होता है ये एक तरह का ऐसा टैक्स होता है जो यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो ये टैक्स आपको यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है, चाहे इनकम 10 रुपये हो, 1000 रुपये हो, करोड़ हो, लाख हो, ये यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। और ये इसका एग्जाम्पल है GST ऑन लग्जरी आइटम्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन की मीनिंग क्या होती है? ऑप्शन है इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, इंक्रीज इन द एसेट्स लाइक मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड, एंड ऑप्शन लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो कैपिटल फॉर्मेशन की मीनिंग होती है इंक्रीज इन एसेट्स लाइक मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी। इंक्रीज इन एसेट्स लाइक मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। तो स्टैगफ्लेशन जो है इसका मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउडिंग आउट इन इकोनॉमिक्स? क्राउडिंग आउट जो ये टर्म है इकोनॉमिक्स में इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हाई गवर्नमेंट बोरोइंग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन हो जाना बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग जब हाई हो जाती है तब, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाना, हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग सेविंग्स, और नन ऑफ द अबव। तो जो क्राउडिंग आउट जो ये टर्म है इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हाई गवर्नमेंट बोरोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्टिक
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनमें से कौन सा फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का? ऑप्शन गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्राइवेट ownership of resources, and the last one is central planning. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये, इसमें से जो फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी विच इज नेचुरल गैस। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ऑप्शन है आपके एक्सपोर्ट एक्सीडिंग इंपोर्ट्स, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से। नेक्स्ट इज इंपोर्ट एक्सीडिंग एक्सपोर्ट्स, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो होता है आपका जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, ऑप्शन नंबर बी, इंपोर्ट एक्सीडिंग एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉरेंस कर्व यूज टू मेजर? लॉरेंस कर्व क्या मेजर करने के लिए यूज होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन, इनकम इनइक्वालिटी, ट्रेड बैलेंस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जो लॉरेंस कर्व होता है आपका वो आपका मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके 50 बेसिक एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए इकोनॉमिक्स से। टॉप 50 की प्लेलिस्ट है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। प्लस हमने रिवीजन वीडियोस स्टार्ट कर दिए हैं जीके के, 2 वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, आपने वो भी नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।